सभ्यता मौजूद थी जो नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? ठीक है, देखिए कल का जो हम अध्याय पढ़े थे वो कौन था? पाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है, इसमें हम 3 तथ्य पढ़े थे ना, ऐतिहासिक संस्कृतियां, आद्य ऐतिहासिक संस्कृति और ऐतिहासिक संस्कृति। इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या है उपमहाद्वीप? मतलब अफगानिस्तान भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, म्यांमार भी आ गया, भूटान भी आ गया, नेपाल भी, मतलब पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है तो सबको हम शामिल करते हैं। अब देखिए इसमें एक सभ्यता का सृजन हुआ। कौन सभ्यता का? सिंधु घाटी। अच्छा देखिए, जब हम पढ़ा रहे थे अध्याय तो उसमें क्या उद्देश्य था कि जो भी जनसंख्या का जो अधिकांश केंद्रण होता है वो किस क्षेत्र में होता है? जहां पर पानी होगा। अब रेगिस्तान में तो कोई रह नहीं ना सकता है, जहां पानी होगा वही ना जीवन होगा। क्या है? पानी रहेगा वही ना जीवन होगा। जहां पानी नहीं है वहां जीवन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता एक, या फिर इसको हम कहते हैं क्या? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सभ्यता था ना, ये नगरीय सभ्यता था। उस समय के लिए बहुत अचंभा बात है कि आज से 5000 या 7000 साल पहले भी एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? अच्छा, सभ्यता का मतलब समझते हैं? देखिए सभ्यता जो है ना, एक रहन सहन का ढंग है, लोगों का बसावट है। जैसे आज हम लोग जी रहे हैं तो आज हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न सिविलाइजेशन है, बोलते हैं ना, आधुनिक सभ्यता में जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज हम आपको बताए थे कि प्रकृति कभी भी कोई चीज को लंबा समय तक नहीं झेलती है या किसी को अस्तित्व में नहीं रहने देती है। अस्तित्व में वही रहेगा जो इसके नियमों को पालन कर पाएगा या पालन भी करेगा लेकिन इसको सह पाएगा। अब जैसे डायनासोर बेचारा नहीं सह पाया तो अस्तित्व उसका खत्म हो गया। तो धीरे धीरे सभ्यताएं आती हैं, फिर उनका अंत हो जाता है। आज जैसे जो सभ्यता चल रहा है ऐसा थोड़ी कि लंबा समय तक चलेगा। एक कुछ ऐसा भयानक आएगा, हो सकता है भूकंप आए, एस्ट्रॉइड का टक्कर हो जाए, सब हम लोग खत्म हो जाएंगे, ये होगा ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। देखिए हमेशा काल में घटनाक्रम को पढ़ा जाता है ना, तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक जो सभ्यता जो थी ना, ये इसका कालक्रम है। ठीक है, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। ये जो तथ्य दिया हुआ है ये मनोहर पांडे का बुक में भी दिया हुआ था। ठीक है, कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व में कहीं कहीं डिफरेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, कहीं 2500 से 1750 भी दिया गया है, कहीं 2600 से लेकर 1900 पूर्व ईसा पूर्व तक दिया गया है। मेन इसमें C14 का उपयोग किया है, जो कार्बन 14 एक जो पद्धति है इसका प्रयोग करके इसका तिथिक्रम निकाला गया है। एक अरिहंत का मनोहर पांडे का बुक है, उसमें ये तथ्य ये दिया गया है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कौन सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी। अब इसका विस्तार क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। कुछ प्राचीन सभ्यताओं का नाम आप जानते हैं विश्व में? जैसे बताइए, कुछ प्राचीन सभ्यताएं जो मौजूद थी और आज अस्तित्व में नहीं है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ठीक है, ये सब सभ्यताएं जो हैं आज अस्तित्व में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता भी अस्तित्व में नहीं है। लेकिन इस सभ्यता और उसमें अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ तत्व थे, जो वहां के समाज था, संस्कृति था, आर्थिक स्थिति था, संस्कृति था, धार्मिक स्थिति था, आज भी उसको फॉलो करते हुए हमें भारतीय समाज में दिखता है। ठीक है, इसलिए बताया था ना कि भारतीय समाज में आज भी वो तत्व मौजूद है जो 5000 साल पहले तत्व यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर हम देखेंगे तो उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक। ठीक है, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से पश्चिम में बलूचिस्तान तक, ये इसका इतना बड़ा क्षेत्र था, इसलिए ये बृहद सभ्यता थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। अच्छा, इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। जब हम उसका एरिया देखेंगे तो कैसा निकलेगा? त्रिभुजाकारी। मतलब ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी? त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ठीक है, इसमें मुख्य व्यवस्था था घर, जो है ना, घर जो निर्माण पद्धति था। देखिए आज अगर जो चीज सरल दिख रहा है वो आज से 5000 साल पहले सरल नहीं ना होगा। अगर आज छोटा ये भी घर बनता था जो
आदि मानव लोग बनाया होगा घास फूस का घर, वो भी एक नया खोज हुआ होगा, ठीक है ना। आज जैसे कि मानते हैं कि रॉकेट को प्रक्षेपित करना इजी है, लेकिन स्पेस में जाना थोड़ा इजी हो गया है, लेकिन आज तो इतना नहीं। आज देखिए चांद पे जाना कितना मुश्किल है, मंगल ग्रह पर जाना मुश्किल है कि नहीं है, लेकिन आने वाले 100 साल में मंगल ग्रह पर इजी हो जाएगा जाना, तो हम नहीं ना कहेंगे कि वही तो बहुत इजी काम है। तो इस प्रकार का उस समय के दृष्टिकोण से अगर हम देखें और उस समय का अगर हम नगरीय सभ्यता को देखते हैं तो हमें अचंभा लगता है कि उस समय लोग घर इतना अच्छा कैसे बना सकते थे, नालियों का प्रबंधन इतना अच्छा कैसे हो सकता था। तो ये चीजें है, ठीक है। तो ये चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नगरीय सभ्यता थी, कालक्रम बता दिए। अब देखिए, तो इसका जो खोज है, सभ्यता दबा हुआ था, हो सकता है कि भूकंप आया होगा, बहुत सारा विज्ञान लोग का मत है, आर्यों का आक्रमण हुआ तो सभ्यता विलुप्त हो गई, या बाढ़ आ गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, प्रशासनिक शिथिलता आ गई, तब सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन एक मान्य मत नहीं है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। मतलब एक इतिहासकार जो है पूरी तरह से ये चीज पर एक मत नहीं है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। कुछ का कहना है कि आर्यों का आक्रमण हो गया था, तो कुछ लोगों का कहना था कि बाढ़ आ गया था, कुछ लोगों का मानना था कि अकाल आ गया था, कुछ लोगों का मानना था कि व्यापार का जो व्यवस्था है वो बिगड़ गया था, ठीक है। इस प्रकार का चीज हुआ और सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन आज भी इतिहासकार इस पर एक सम्मत राय नहीं है कि सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ था। तो चार्ल्स मेनर्सन जो है पहले इतिहासकार थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ जाना कि कुछ ऐसा है, समझे, 1826 में इसके बारे में जाना, 26 में जाना कुछ कि चार्ल्स मेनर्सन ने सर्वप्रथम इसके बारे में जाना। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम जानते हैं कौन थे? भारतीय पुरातत्व का जनक उन्हें कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक इन्हें कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम इस सभ्यता का जो है उत्खनन हुआ, जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है। तो जगह जो खोजाया कुछ कुछ, जैसे हड़प्पा, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का ही खोज हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिंधु नदी के, अच्छा इसका स्थल बहुत सारा बहुत नदी पर है। देखिए जो हड़प्पा है ना, ये खुद सिंधु नदी के किनारे नहीं है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये अधिकांश जो इसके स्थल थे वो सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको हम कहते हैं। अच्छा अब देखिए, तो हम इसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, नगरीय योजना, मतलब कहा कि नगरीय सभ्यता था और उस समय नगर का होना अपने आप में अचंभा प्रदान करता है। तो जानना जरूरी है ना कि आखिर किस प्रकार का नगर वो लोग बनाता था, किस लोग प्रकार के लोग वहां पर थे, किस प्रकार के नगरों में रहते थे, एक मंजिला था, बहुमंजिला था, किस प्रकार का नगर था, ठीक है। तो नगरीय आयोजना के बारे में, नगर के बारे में जाएंगे कि नगरीय कैसा था, ठीक है। ये एग्जाम में प्रायः पूछा जाने वाला प्रश्न है जनरल कंपटीशन में कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, सर्वप्रथम किस धातु का खोज हुआ था, तांबा। लेकिन सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। क्या थी? कांस्य युगीन, मतलब कांसा का यहाँ पर ज्यादा उपयोग किया जाता था, कांस्य, कांस्य का जो प्रयोग है वो ज्यादा होता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और दूसरा क्या था, आद्य ऐतिहासिक कालीन थी। अच्छा आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता का मतलब क्या जानते हैं, अब बताइए तो। आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है मतलब क्या समझे आप बताइए, पता है किसी को आद्य ऐतिहासिक काल मतलब क्या समझ में आता है? आप बताइए, बताइए आद्य ऐतिहासिक काल मतलब क्या है? तीन बताए थे ना, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक कालीन और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में क्या होता था ना कि वहां पर सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक साल में कुछ साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आद्य ऐतिहासिक कालीन की यहाँ प्राप्त साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें आज तक भी अध्ययन नहीं किया। अच्छा यहाँ का लिपि जो था वो चित्रात्मक लिपि था। क्या लिपि था? चित्रात्मक, मतलब जानवरों का जैसे उपयोग कर करके लिखा जाता था। अच्छा उर्दू कैसे लिखा था पता है किसी को? किस से किस और दाएं से बाएं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो लेखन होता था वो दाएं से बाएं होता था, ठीक है, और फिर बाएं से दाएं, पहला दाया से बाया फिर बाया से दाएं। तो इसमें चिन्ह मिला है, सबसे ज्यादा मछली का चिन्ह मिला है जो लिखने में प्रयोग हुआ है। तो बहुत जानवरों का प्रयोग किया गया है लेकिन मछली का सबसे ज्यादा चिन्ह मिला है। अच्छा एक चीज और बताते हैं आपको, मछली का चिन्ह मिला है लेकिन आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। क्या लिखा हुआ है ये पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो नगरीय सभ्यता के बारे में जानेंगे। दूसरा है नगर के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सभ्यता मूलतः कैसी थी? नगरीय थी।
नगरीय सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो नगर के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। अब सिर्फ नगर के बारे में जानने से भी ना होगा। अच्छा, ऋतिक रोशन का एक मूवी आया था, याद है? मोहनजोदाड़ो नाम था मूवी का ना, उसी के बारे में ये अध्ययन है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूरी तरह उसी पर निर्भर है। मोहनजोदाड़ो जो मूवी है, आया ना मोहनजोदाड़ो मूवी, उसी इसी के संदर्भ में बना था ये मूवी, सिंधु घाटी। देखिए आज बहुत आप जैसे जो इतिहास में इंटरेस्टिंग रखते हैं उसके लिए सब बहुत बड़ा विषय होता है ना? समझने के लिए कितना इंटरेस्टिंग होगा ना कि उस समय कितना दूर, आज से 25 साल पहले, 5000 साल पहले लोग क्या होंगे, उनके सपने कैसे होंगे, वो रहते कैसे होंगे, सामाजिक स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, राजनीतिक स्थिति क्या होगी, ये सब चीज के बारे में जानना, सैन्य उपलब्धियां क्या रही होंगी, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य, नगरीय सभ्यता, नगर के बारे में जानेंगे कि नगर किस प्रकार थे, ठीक है। आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे, क्या जानेंगे? आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए आर्थिक स्थिति में भी क्या जानेंगे? पहला कृषि, दूसरा कृषि, उसके बाद दूसरा क्या है? व्यापार, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य। फिर क्या है? व्यापार वाणिज्य। अच्छा, कृषि में तो आ जाएगा, पशुपालन भी कृषि में ही आ जाता है ना। कृषि में अब विभाजन बहुत ज्यादा कर देंगे तो आप इसी में करते रह जाएंगे। कृषि के बारे में हम लोग जानेंगे, व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में जानेंगे। अच्छा, मुद्रा व्यवस्था था तो कैसा था, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। व्यापार किस प्रकार होता था, ठीक है। विदेशी व्यापार होता था कि नहीं, विदेशों से व्यापार होता था कि नहीं? आज भी होता है ना विदेश से व्यापार। पोर्ट टूट में जाइएगा तो सब सामान आता है ना विदेश से। भारत अभी व्यापार घाटे में चल रहा है। क्या चल रहा है? मतलब जितना है नहीं उससे ज्यादा भारत का बाहर चला जाता है, ठीक है। तो कुछ कंट्री के साथ प्रॉफिट में है लेकिन कुछ कंट्री के साथ लॉस में चला जाता है। तो पूरा ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लॉस में है। इंडिया क्या है? लॉस में है, ठीक है। कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, विदेशी व्यापार, ये सब जानेंगे हम लोग आर्थिक स्थिति में, ठीक है। लोग क्या करते थे इस सब के बारे में, ये क्या जानेंगे हम लोग? आर्थिक स्थिति। फिर है क्या है फिर? सामाजिक स्थिति। क्या है? समाज के बारे में, सामाजिक स्थिति। अच्छा देखिए, सामाजिक स्थिति जो है, सामाजिक स्थिति में क्या आता है? परिवार, है ना। परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस काल का परिवार कैसा था, यह भी जानना महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि परिवार कैसा था। पितृसत्तात्मक परिवार था कि मातृसत्तात्मक था? पितृसत्तात्मक नहीं। देखिए कुछ मृग मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां, और अधिकांश भाग में मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं तो उसमें मातृ प्रधान समाज संभवतः। देखिए अभी जितना भी इतिहास है इसका पूरा हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या है, एग्जैक्ट यही होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, इसलिए हम लोग संभवतः यूज करते हैं। सब जो पुराना इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो तथ्य है ना, अभी लिखित साक्ष्य उपलब्ध पढ़ नहीं पाए हैं, वास्तविक में क्या है वो हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग बोलते हैं संभवतः। संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक या मातृ प्रधान समाज रहा होगा। मातृ प्रधान समाज में मतलब क्या? माता का जन्म से चलेगा और माता को प्रधानता मिलेगी, पुरुष पिता को नहीं, माता को प्रधान, मतलब महिला जो भी सदस्य है उसको प्रधानता मिलेगी। बताइए सिंधु घाटी जो समाज था वो कैसा समाज था? वो तो था, लेकिन पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक था? मातृसत्तात्मक, संभवतः मातृसत्तात्मक समाज था। देखिए संभवतः शब्द यूज किया जाता है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता है, हो सकता है कि पितृसत्तात्मक भी हो, लेकिन अधिकांश जो साक्ष्य मिले इस आधार पर इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये समाज जो था मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। दूसरा है भोजन, भोजन और वस्त्र, ठीक है। किस प्रकार का लोग खाना खाता था, ठीक है। आज इतना आइटम है पहले टाइप का। देखिए हर चीज का एक इतिहास है। हमको लगता है ना कि सब चीज सहज है क्योंकि हम लोग को सब मिल गया है तो सब सहज है, हम लोग कुछ करना नहीं ना पड़ा। कपड़ा मिल जाता है, सिया से आया, कंपनी से आ जाता है, खाना मिल गया, जानते हैं क्या होता है, मंचूरियम है, जलेबी का भी 10 प्रकार का, मिठाई का तो इतना वेराइटी है कि काजू बर्फी, जलेबी, कलाकंद, फिर क्या बोलते हैं, इमरती। हर चीज का एक इतिहास रहा है, समझे, हर चीज का एक इतिहास रहा है। इसको बहुत लंबा समय में विकसित हुआ है। खाने की पद्धति, भोजन की व्यवस्था, परिवार, समाज, हर चीज, आभूषण, रहन सहन का ढंग, व्यवहार, सब धीरे धीरे विकसित हुआ है मानवीय सभ्यता में। कोई चीज अनायास ही नहीं उत्पन्न हो गया है,
प्रकृति में कोई भी चीज अनायास नहीं हो जाता है, ठीक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन वो अचानक होने वाली घटना नहीं है, एक लंबे समय की क्रियाविधि होती है। प्रकृति में कोई भी घटना एक लंबे क्रियाविधि के बाद घटित होती है। अचानक बस अचानक आ गया भूकंप आ जाएगा, वो नहीं, धीरे धीरे हो रहा है अंदर में परिवर्तन, वो कुछ होते रहेगा। ये उत्तराखंड में भी देख रहे हैं ना, जोशीमठ में भूधसान हो रहा था, तो अचानक हो गया होगा, एक लंबा समय है, ठीक है। भोजन है, वस्त्र है, ठीक है, भोजन वस्त्र, समाज किस प्रकार था, ठीक है, समाज किस प्रकार था, इस सब के बारे में हम लोग सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर क्या जानेंगे हम लोग, धार्मिक स्थिति के बारे में। धर्म किसी भी, देखिए भारतीय इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बिना धर्म का हम भारतीय समाज का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म आज भी महत्वपूर्ण है, आज भी धर्म महत्वपूर्ण है ना, जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है धर्म, ठीक है। हर की पहचान एक धर्म से, समाज से होता है, तो धर्म भारतीय समाज का एक मुख्य हिस्सा रहा है। तो प्राचीन भारत का जब इतिहास का हम अध्ययन करेंगे तो धर्म को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो धार्मिक स्थिति के बारे में हम लोग जरूर पढ़ते हैं। किस स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक स्थिति में है तो क्या क्या धर्म के बारे में था, पूजा पद्धति था कि नहीं, मूर्ति पूजा होता था कि नहीं होता था, समाधान पद्धति कैसा था, संस्कार की जो विधि होती है समाधान जिसको हम कहते हैं ना, कौन सा कैसे गाड़ दिया जाता था, पारलौकिक जीवन में विश्वास था कि नहीं लोगों को, ठीक है। पारलौकिक जीवन में विश्वास, पारलौकिक जीवन में तो समझते हैं मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसकी संकल्पना। आज भी जैसे क्या बोलते हैं, जब आदमी कोई डेथ कर जाता है तो उसका संस्कार होता है ना, 10वां 12वां 13वीं जो बोला जाता है, बहुत जगह 12 दिन 13वीं होता है, मरता है तो उसको खिलाया जाता है। इस किसका संकेत है कि इसके बाद भी जीवन है, मर गया तो खत्म नहीं हुआ, उसका अस्तित्व अभी भी है, उसको स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, जो भी है वो प्राप्त होगा उसको। इसलिए हम लोग पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते हैं, इस जीवन के बाद के जीवन पर भी। तो हर समाज में इस जीवन के बाद के जीवन को भी देखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें किसका पूजा किया जाता था। आज जो प्रमुख देवता है कौन है, मेन है राम कृष्ण। आज तो हिंदू धर्म में अलग अलग धर्म का अलग अलग है। अब जैसे कि इस्लाम है तो उसमें अलग भगवान का है, हिंदू धर्म है तो उसको अलग है, क्रिश्चियनिटी है उसमें अलग मान्यता है, यहूदी है उसका अलग मान्यता है। लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो हिंदू समाज है उसमें शिव है, राम है, कृष्ण है, इन लोग का ज्यादा पूजा होता है। कृष्ण का तो पूरा इस्कॉन ही है, इस्कॉन पता है ना, प्रभुपाद का एक पूरा इस्कॉन संस्था ही है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द कृष्णा कॉन्सियसनेस। उस जानते हैं सिर्फ कृष्ण का ही प्रचार करता है। अब अमेरिका इंग्लैंड ये सब जाइए, अगर मिल गया जाने का मौका, वहां रोड पर देखिएगा सब पूरा विदेशी महिला लोग हरे कृष्णा करते रहती है, ठीक है, हरे कृष्णा करेगी, तो वो करते रहती है, पूरा रैली निकलेगा, रथ यात्रा ये सब, तो कृष्ण का प्रचार करती है, कृष्ण भक्ति का, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे, भक्तिकालीन साहित्य जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जो कृष्ण भक्ति आया, राम भक्ति का कौन जुड़े हुए थे, वो इतिहास का। लेकिन आज का जैसे उस समय का धार्मिक स्थिति था तो पशुपति का पूजा किया जाता था कि नहीं, रुद्र एक देवता होते थे, क्या पशुपति रुद्र एक देवता होते थे, ठीक है। प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकरण की पूजा करने की पद्धति भी उस समाज में प्रचलित हुई थी। धार्मिक स्थिति समझ लिए, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जैसे हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि सब चीज में क्या पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बृहद चैप्टर है। देखिए एग्जाम का दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे ना तो कुछ ही प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे डिटेल में। पहला होता है जनरली, अब देखिए दूसरा है क्या, धर्म के बारे में जाने, समाज के बारे में जाने, आर्थिक स्थिति के बारे में जाने, और तीसरा है सांस्कृतिक स्थिति भी जानेंगे, कला और शिल्प कैसा था, ठीक है, कला शिल्प तो होगा ना समाज में, कला शिल्प कैसा था, फिर मृदु भांड का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, इस सब के बारे में। मोहनजोदाड़ो से एक तो साधु की मूर्ति मिली है, ठीक है, तो उसे पता चलता है कि योग का प्रचलन था, उस जिस मुद्रा में बैठा हुआ था वो योग को इंगित करता है। योग समझते हैं ना, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। बहुत देखिए कोई भी सभ्यता धीरे धीरे ना बहुत समय लगता है। बौद्धि धर्मन मूवी देखे थे, बौद्धि धर्मन, ठीक है, तो कई सभ्यता विलुप्त भी हो गई। आज ज्योतिषी का सही अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन बहुत पहले लोग थे जो ज्योतिषी का सही अनुमान लगा देते थे, ठीक है। तो सभ्यता अगर लंबे समय तक नहीं चलेगा तो वो विलुप्त भी हो जाता है। बौद्धि धर्मन मूवी में एक चीज पता चला, ठीक है, तो ये होते रहता है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। अच्छा, अब एक हो गया कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कोई सभ्यता उत्पन्न होता है फिर उसका अंत हो जाता है, क्योंकि प्रकृति दो ही बातें जानती है, क्या, सृजन और विनाश। सृजन और विनाश की जो प्रक्रिया है
युगों पुराने, ये शाश्वत खेल है, ठीक है, युगों पुराना चला आ रहा है। सृजन और विनाश, बनना और विघटित होना, ठीक है, प्रकृति का नियम। ब्रह्मांड भी बना है तो ब्रह्मांड को भी एक दिन मर जाना होगा। ब्लैक होल, ऐसे कि सबसे लास्ट में ब्लैक होल मरता है। ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे लास्ट में मृत्यु का अंत होगा। सबसे अंत में जब यूनिवर्स अंत होने लगेगा ना, तो जब सबसे अंत में खत्म होने वाला जो चीज है वो कौन होगा? ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स बहुत अंत में नष्ट होने वाला है, लेकिन होगा तो अंत होगा ही, क्योंकि जो प्रकृति में बन गया उसको अंत होगा। और अब यूनिवर्स अंत हो गया तो इसका मतलब है नहीं कि फिर बनेगा नहीं, फिर यूनिवर्स का सृजन होगा। तो सृजन और विनाश की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है। तो सभ्यता का अंत, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में भी हम इस अध्याय में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसमें भी इतिहासकार एक मत नहीं है। किन्हीं को कहना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ और ये सभ्यता पुनः नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता की ओर परिवर्तित हो गई। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता तो नहीं ना थी। तो पुनः ग्रामीण आर्यों का आक्रमण हुआ और पुनः हो गया। किसका मानना है कि बाढ़ आ गया अचानक? अच्छा, मोहनजोदाड़ो मूवमेंट में क्या आया था? बाढ़ आया था, सभ्यता अंत हो गया, तो बाढ़ मानना था। किसी का मानना सूखा आ गया, किसी का मानना था कि व्यापार जो है इसके प्रतिकूल चला गया। अच्छा, भुगतान संतुलन जानते हैं ना? व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। इसमें बता देते हैं क्या होता है। एक प्रतिकूल व्यापार होता है, एक अनुकूल व्यापार होता है, ठीक है। अगर इंडिया को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है व्यापार से तो वो प्रतिकूल कहलाएगा, और घाटा हो रहा है तो अच्छा, प्रतिकूल में क्या होता है? आयात ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। आयात ज्यादा हम कर रहे हैं लेकिन निर्यात हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तब व्यापार प्रतिकूल चला जाता है। जब निर्यात ज्यादा कर दिए और आयात कम करेंगे तो व्यापार क्या होगा? अनुकूल हो जाएगा हमारे, ठीक है। अब निर्यात ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक है ज्यादा विदेशी मुद्रा आएगा हम लोग पास। सामान बेचिएगा आप ज्यादा तो ज्यादा पैसा ना कमाइएगा। लेकिन अगर आयातें ज्यादा कर रहे हैं, इंडिया ज्यादा आयात करता है तो भारत का व्यापार प्रतिकूल चला जाता है, निर्यात कम हो पाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं ना है उतना। चाइना होना है जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, यहाँ सर्विस सेक्टर ज्यादा है और सर्विस सेक्टर का भी निर्यात करता है इंडिया में। जैसे कि इंडिया में देखिए जितना भी टॉप कंपनी का सीईओ मिलेगा सर्विस सेक्टर ही ना है प्रकार से, तो वो आपको इंडियन ही मिलेगा। सुंदर पिच्चई हो गया, सत्या नडेला हो गया, और क्या है कि नाम, इंदिरा नूरी हो गई, ठीक है। अभी यूट्यूब का भी कोई बना सीईओ, आनंद मोहन की कौन बने हैं पता नहीं, नाम क्लियर नहीं है, जो बने वो सब इंडियन ही है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में जाइएगा तो आपको डॉक्टर इंडियंस मिलेंगे बहुत सारा अमेरिका में, ठीक है। नासा के साइंटिस्ट मिलेंगे इंडियन। तो इस सर्विस का है, लेकिन इससे इंडिया को क्या हो रहा है? उसके बदले वो कुछ भेज देगा पैसा, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं। लेकिन हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे ना तब होगा। अभी इंडिया में रोजगार का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसी के कारण है कि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया इंडिया ना तो इतना ज्यादा रोजगार क्रिएट होगा कि आदमी मिलेगा नहीं काम करने के लिए, समझे। अब कुछ दिन बाद ऐसा होने वाला है। देखिए ऑटोमेशन होगा तो हो सकता है कि नौकरी चला जाए लोगों का, लेकिन हो सकता है कि इतना नौकरी आए ना इंडिया में कि लोगों को काम करने के लिए आदमी ना मिले। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ठीक है। एआई सुने हैं ना? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने वाला है। कौन रेवोल्यूशन? फोर्थ है। देखिए है साइंस हिस्ट्री सबको जोड़ के पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एक समग्र समझ विकसित होगा। अरे तो साइंस का टॉपिक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस भी आ जाएगा इसमें कभी कभी। सब अगर जोड़ के पढ़ेंगे ना तो हमारा समग्र बौद्धिक ज्ञान का क्षमता विकसित होगा, ठीक है। परीक्षा का उद्देश्य क्या है? कोई भी परीक्षा का जो उद्देश्य होता है आपके समग्र बौद्धिक गुणों का विश्लेषण करना होता है, सिर्फ आपकी सूचना के भंडारों का नहीं। आपके समग्र बौद्धिक गुणों का विश्लेषण करना होता है, ना कि सूचना के सिर्फ भंडारों का। तो ज्ञान आएगा तब ना। तो अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है। कौन रेवोल्यूशन आएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब के बारे में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग आज परिचय पढ़ें। क्या पढ़ें? कल जो हमारा अध्याय होगा वो पूरा डिटेल में होगा। जो कल अध्याय हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे उसमें नगरीय सभ्यता के बारे में जानेंगे कि नगर किस प्रकार निर्मित हुए। पश्चिमी दुर्ग, पूर्व दुर्ग, पश्चिमी ऊंचा में बना हुआ था, पूर्व नीचे में बना हुआ था, निचला नगर जिसको कहते हैं। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की और वहां क्या पाया गया? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, क्या पाया गया? लोथल की खोज किसने की, उसमें क्या पाया गया? लोथल एकमात्र बंदरगाह था ना, लोथल था ना बंदरगाह। घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं। नहर के अवशेष कैसे मिले? कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यापार अधिशेष था तो अन्नानागार बनाया गया। अन्नानागार मतलब जहां अनाज जमा किया जाता था। विशाल अस्तानागार, कभी गए हैं नालंदा का, जो नालंदा में लगता है, नवादा नालंदा में एक लगता है, राजगीर में कुंभ मेला लगता है, मले मास में लगता था मेला। गए हैं कभी आप लोग? गए हैं कहीं? वहां स्नानागार एक है,
बहुत बड़ा बड़ा एकदम टाइप का लगता है देखने में, गर्म कुंड रहता है, उसमें घुस जाएगा तो हमको तो अकबर टाइप का लगा। आज नहीं गए थे, बचपन में गए थे, 6-7 में गए थे, तो 10 साल का हम थे, तो हम गए ना तो एकदम ऐसा लगता था कि डूब जाएंगे, ऐसा टाइप का फीलिंग आता था। तो उस प्रकार का चीज है, उस सब का भी अध्ययन हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि स्नानागार बनाए गए, अन्नानागार बनाए गए। लेकिन देखिए, पढ़ना है लेकिन आपको एग्जाम निकालना है, तो कुछ कुछ फैक्ट आपको छांट लेना है, कुछ कुछ जो तथ्य है उसको निकाल लेना है। जैसे कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, दूसरा कैसी सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तीसरा कौन थी, आद्य ऐतिहासिक कालीन थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है वो सब बताएंगे कल। कृषि क्या था, अधिशेष था। ये सब चीज के बारे में हम अध्ययन धीरे धीरे करेंगे, ठीक है।